जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 को कवर करेंगे, जो कि ईपीएफओ और एपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग ना इस जो पीजी एक्ट है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी अप्लीकेबिलिटी को देखेंगे, फिर कुछ इस एक्ट में डिफिनीसन दिया है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, फिर इसकी एलिजिबिलिटी को देखेंगे कि कहाँ पे ये एलिजिबल होता है। कंप्यूटेशन करेंगे, यानी कंप्यूट कैसे करते हैं ग्रेट्युटी को, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर नॉमिनेशन देखेंगे, पेमेंट को देखेंगे, फॉरफीचर देखेंगे, अथॉरिटीज इसमें कुछ है इस एक्ट में उसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर रिकवरी देखेंगे, कहाँ पे एग्जेम्पशन होता है उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, क्या पेनाल्टीज होती हैं, कुछ केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, और जो रिसेंट अमेंडमेंट है ना उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। और कुछ एमसीक्यू इस पर लगभग 30 एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको ईजिली रिमेंबर कर सकें। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पीजी एक्ट जो 1972 है ना, ये इसके बैकग्राउंड में क्या है कि जो पहले जो ग्रेट्युटी था ना ये लीगल राइट नहीं था। तो जब ये एक्ट पास हुआ तो इससे क्या हुआ, इसको स्टेचरी राइट मिल गया। एक तो ये बात हो गई। और इस एक्ट से क्या हुआ ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। इस एक्ट का यही ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए दूसरा एप्लीकेबिलिटी, ये मतलब जो एक्ट है ना, जो पीजी एक्ट है कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो जहाँ जो फैक्ट्री पे अप्लीकेबल होता है, माइंस पे भी होता है, ऑयल फील्ड्स पे भी होता है, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज। अब देखिए जो 7 पॉइंट है ना, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। कोई भी शॉप्स या जो इस्टेब्लिशमेंट हो एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन ऑन एनी डे, यहाँ पे एनी डे की बात हो रहा है, इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी 12 मंथ्स में से किसी भी दिन अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना उस इस्टेब्लिशमेंट में, तो वहाँ पे ये एक्ट जो पीजी एक्ट है ना क्या होगा, वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तो हमारा एक एमसीक्यू यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक बार ये जो एक्ट अप्लीकेबल हो गया ना, तो उसके बाद अगर 10 से कम भी उसमें एम्प्लॉय होंगे ना तभी भी ये एक्ट कंटिन्यू करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, एक बार अप्लीकेबल हो गया तो ये कंटिन्यू करता रहेगा, चाहे 10 से कम ही वर्कर क्यों ना हो। अब देखिए इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, 16 सितंबर 1972 को इसका कमेंसमेंट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है। ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता ही है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये आपको याद रखना होगा। देखिए एम्प्लॉय का डिफिनीशन अगर हम देखेंगे पीजी एक्ट के द्वारा तो क्या होगा, एनी पर्सन अदर देन एन अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस को इसमें कवर नहीं किया जाता है एम्प्लॉय में। आपको याद रखना है कि अप्रेंटिस एम्प्लॉय नहीं होते हैं। हु वर्क फॉर वेजेज इन एस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री, तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि अप्रेंटिस वर्कर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। अब एम्प्लॉयर का डिफिनेशन क्या है, पर्सन अथॉरिटीज और मैनेजमेंट हु एम्प्लॉयज पीपल एंड हैज कंट्रोल ओवर द एस्टेब्लिशमेंट, ये एम्प्लॉयर का डिफिनीशन है। ये जो एम्प्लॉय करता है और जिसका कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। वेजेज का डिफिनीशन देखिए, बेसिक पेमेंट और डियरेंस अलाउंस को मिला के क्या बनता है, वेजेज बनता है। इसमें क्या नहीं होता, बोनस नहीं, इसको बोनस को इंक्लूड नहीं करते, कमीशंस को भी इंक्लूड नहीं करते, ओवर टाइम को भी इंक्लूड नहीं करते, हाउस रेंट को भी इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, बेसिक और डियरेंस अलाउंस, ये आपको याद रखना है वेजेज में। कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब देखिए क्या होता है, अनइंटरप्टेड सर्विस। कंटिन्यूअस का मतलब भी पता होता है, अनइंटरप्टेड सर्विस। इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ऑथराइज लीव उसको भी इंक्लूड करेंगे। ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस कोई है, ड्यू टू सिकनेस, एक्सीडेंट, स्ट्राइक, जो ऐसा स्ट्राइक जो लीगल हो तो उसमें भी ये कंटिन्यूअस सर्विस में कवर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, ले ऑफ के द्वारा भी और लॉकआउट के भी द्वारा भी। तो यानी अगर देखिए अनइंटरप्टेड सर्विस तो पता ही है, लेकिन इसके द्वारा इसके अलावा और भी क्या इंक्लूड किया जाएगा, अगर कोई अथराइज लीव पे है तो वो भी समय काउंट किया जाएगा कंटिन्यूअस सर्विस में। अगर वो ऑब्सेंस है सिकनेस के कारण तो वो भी कंटिन्यूअस सर्विस में ही काउंट किया जाएगा। एक्सीडेंट के कारण तो वो भी कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट किया जाएगा। अगर लीगल स्ट्राइक के द्वारा
अगर वो ऑप्शंस है तो वो भी कंटिन्यूस सर्विस में काउंट किया जाएगा। अगर उसका ले ऑफ कर दिया गया है तो उसके द्वारा भी कंटिन्यूस सर्विस में वो काउंट किया जाएगा वो समय, और लॉकआउट के दौरान भी वो जो टाइम होगा उसको भी कंटिन्यूस सर्विस में काउंट किया जाएगा। अब देखिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर अदर्स। यानी अगर सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट है ना, जैसे रेलवे हो गया, पोर्ट्स हो गया, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, और इसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, अदर्स जो इस्टेब्लिशमेंट होंगे उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तो चलिए अब इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए कहाँ पे ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी जो एम्प्लॉय है ना, कब इसके लिए एलिजिबल होगा। देखिए एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेट्यूटी इफ़ ही एंड सी हैज़ कंप्लीटेड 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अगर वो 5 साल लगातार कंटिन्यूस सर्विस करता है ना, तो वो ग्रेट्यूटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी कोई भी एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा, जब वो 5 साल लगातार काम करता रहेगा, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएगा ग्रेट्यूटी के लिए, ग्रेट्यूटी के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस चीज़ को। और एक पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड्स। अगर मान लीजिए अगर वो 5 साल कंटिन्यू, तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर सपोज करिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एंड्स ड्यू टू टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, डेट एंड डिसेबलमेंट, इसके द्वारा अगर उसका जो एम्प्लॉयमेंट एंड्स होता है ना, तो उस केस में भी एलिजिबल रहता है। इसमें एक चीज़ एक्सेप्शन आपको याद रखना है, द 5 year जो कंडीशन है ना, डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डेथ। सपोज करिए कि कोई काम कर रहा है और वो 5 साल के पहले 4.5 साल में ही मर गया, तो उस केस में ये नहीं अप्लाई होगी, उसको ग्रेट्यूटी नहीं मिलेगा, उसको ग्रेट्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है, या डिसेबलमेंट के भी केस में एक्सेप्शन रहता है। यानी अगर उसका डेथ हो गया या वो डिसेबल हो गया, तो उस केस में 5 year का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ये आपको माइंड में रखना है, डेथ और डिसेबलमेंट। डी से याद रखिए आप, डेथ, और डी से डिसेबलमेंट। इन केस ऑफ डेथ ग्रेट्यूटी इज पेएबल टू नॉमिनी को दिया जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ नॉमिनेशन द लीगल हेयर को दिया जाएगा। अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को दिया जाएगा डेथ के केस में, और नहीं तो लीगल हेयर को दिया जाएगा अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो। अब देखिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रेट्यूटी, कैसे इसको कंप्यूट करते हैं, यानी कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, इसका जो ग्रेट्यूटी कंप्यूट करने का क्या हमारे पास फार्मूला होता है, 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, उसको डिवाइड कर देते हैं 26 से। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक प्लस डी ए, सैलरी का डेफिनेशन होता है 30,000 रुपये है, और सर्विस कितना है, 12 साल है, तो ग्रेट्यूटी क्या हो जाएगा, तो 15 से इंटू करेंगे, हमें पता है 15 इंटू लास्ट सैलरी 30,000 से इंटू कर दिया, इसको 12 से और 26 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना ग्रेट्यूटी एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए कुछ नोट्स देख लेते हैं। जो पीस रेटेड एम्प्लॉय होते हैं ना, पीस रेटेड एम्प्लॉय होते हैं, उस केस में क्या करते हैं, एवरेज ऑफ 3 मंथ लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 मंथ वेजेज इज टेकन। और सीजनल एम्प्लॉय के लिए जब कैसे करते हैं, 7 days वेजेज पर सेशन इज गिवन। ठीक है, सीजनल एम्प्लॉय के लिए 7 days का वेज लेते हैं, और जो पीस रेटेड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एवरेज ऑफ 3 मंथ का लेते हैं। किसके लिए, ग्रेट्यूटी को कंप्यूट करने के लिए, ग्रेट्यूटी को कंप्यूट करने के लिए। एनी पीरियड ओवर 6 month, अगर सपोज करिए किसी ने 5 साल 7 महीने काम किए हैं, तो इसको 6 साल काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओवर 6 month, अगर एनी पीरियड ओवर 6 month इज राउंडेड अप टू ए फुल ईयर, उसको फुल ईयर कवर काउंट किया जाता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 20 लाख है। यानी जो ग्रेट्यूटी है ना, ग्रेट्यूटी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 20 लाख है। यहाँ तक टैक्स नहीं लगेगा, 20 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, इसका ऊपर होगा तो उस पर टैक्स लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन के द्वारा इंक्रीज भी कर सकती है, ये आपको माइंड में रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन से ही इंक्रीज कर सकती है। नॉमिनेशन देखिए सेक्शन 6 में बात की गई है।
देखिए, एम्प्लॉय मस्ट नॉमिनेट वन और मोर फैमिली मेम्बर विद इन 30 डेज, ये डेट आपको याद रखना है, विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ द सर्विस। सपोज किसी ने 1 साल काम कर लिया, तो उसके 30 दिन के अंदर में, 1 साल के बाद दूसरे साल जब स्टार्ट होगा तो उसके 30 दिन के भीतर उसको नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी नॉमिनी को, एक या फैमिली मेम्बर को, किसी भी फैमिली मेम्बर को एक या एक से ज़्यादा भी नॉमिनेट कर सकता है। इफ़ एम्प्लॉय हैज़ नो फैमिली एट टाइम ऑफ नॉमिनेशन ही कैन नॉमिनेट एनी वन। अगर उसके पास कोई फैमिली नहीं है तो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास फैमिली आ गई फिर तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है दोनों पॉइंट। 1 साल के बाद प्लस 30 डेज के अंदर उसको किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अगर कोई फैमिली नहीं है तो किसी को भी नॉमिनेट करेगा, लेकिन एक बार फैमिली फिर आ गई तो उसको रिवाइज करना होगा। नॉमिनेशन मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए या साइंड भी होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एफ, यानी फॉर्म एफ का यूज करना पड़ेगा इसके लिए, माइंड में रखना है आपको। 7th पॉइंट देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी, सेक्शन 7 में ये बात मेंशन है। देखिए कब इसको पेमेंट होता है, व्हेन पेएबल, रिटायरमेंट के टाइम पे, रेजिग्नेशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे और टर्मिनेशन के टाइम पे ये पेएबल होता है ग्रेट्यूटी। टाइम लिमिट कब होता है, कितने समय के अंदर इसको पेमेंट करना होता है, 30 दिन के अंदर इसको आपको पेमेंट करना होता है एम्प्लॉयर को। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर डिले करेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पेबल कब होगा, रिटायरमेंट के टाइम, रिजर्वेशन के टाइम, डेथ के टाइम, टर्मिनेशन के टाइम। टाइम लिमिट क्या है, 30 दिन के अंदर, और अगर इससे डिले करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एम्प्लॉय अगर अगर सपोज करिए एम्प्लॉय को ग्रेट्यूटी निकालना है ना, ग्रेट्यूटी निकालना है तो क्या करेगा, मस्ट अप्लाई इन राइटिंग, फॉर्म आई को भरेगा, और नॉमिनी को निकालना होगा तो फॉर्म जे और के को भरेंगे। और एम्प्लॉयर मस्ट इशू ए नोटिस डिटरमाइनिंग द अमाउंट। नोटिस एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, मस्ट इशू ए नोटिस डिटरमाइनिंग द अमाउंट। ये आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन टॉपिक 8 देखिए, फॉरफीचर ऑफ ग्रेट्यूटी, फॉरफीचर ऑफ ग्रेट्यूटी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 में ये चीज़ मेंशन है। ग्रेट्यूटी में बी फॉरफिटेड इफ़ एम्प्लॉय, कब इसको फॉरफिट किया जा सकता है, अगर एम्प्लॉय ने डैमेज एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, अगर डैमेज किया है एम्प्लॉयर्स की प्रॉपर्टी को तो उस समय ग्रेट्यूटी को रोक दिया जा सकता है। लेकिन ये टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, ये नहीं कि जितना लॉस हुआ है उतने हद तक आप रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रोक सकते। सपोज एम्प्लॉय ने 4 लाख का नुकसान किया है तो आप 4 लाख ही उसके ग्रेट्यूटी में से कट कर सकते हैं, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, इज टर्मिनेटेड फॉर मिसकंडक्ट, अगर मिसकंडक्ट के द्वारा भी टर्मिनेट हुआ तो उस केस में भी ग्रेट्यूटी को कट किया जा सकता है या रोक दिया जा सकता है। राइटर्स आर डिसऑर्डरली कंडक्ट, एक्ट ऑफ वायलेंस, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ये सब अगर काम किया है ना तो उस केस में फॉरफिट किया जा सकता है ग्रेट्यूटी को, आपको माइंड में रखना है। मोरल टर्पिट्यूड, मिसकंडक्ट, डैमेज एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी, इस केस में क्या किया जाता है, फॉरफिट किया जा सकता है ग्रेट्यूटी को। नोट देखिए, ग्रेट्यूटी कैनॉट बी फॉरफिटेड फॉर माइनर मिसकंडक्ट, माइनर मिसकंडक्ट के लिए इसको फॉरफिट नहीं कर सकते आप। अथॉरिटी देखते हैं कौन कौन सी इसमें अथॉरिटीज़ हैं। देखिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द एक्ट एंड डिसाइड डिस्प्यूट, आपको ये चीज़ याद रखना है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस में है, पीजी एक्ट में। अपीलेंट, पीजी का मतलब आपको पता ही है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी एक्ट। अपीलेंट अथॉरिटी हियर्स, अपील को हेयर करती है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इंस्पेक्टर देखिए, इंश्योर कंप्लायंस, इंस्पेक्ट, रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स करते हैं लोग। रिकवरी ऑफ ग्रेट्यूटी देखिए, कब ग्रेट्यूटी का रिकवरी कैसे होता है, इफ़ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी इशू ए सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर फॉर रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी।
अमाउंट कहाँ से रिकवर किया जाएगा? एम्प्लॉयर के प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा। एग्जेम्पशन किस केस में है? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज कवर्ड बाय बेटर ग्रेट्युटी बेनिफिट। अगर सपोज करिए जो एम्प्लॉय है ना पहले से ही किसी बेटर ग्रेट्युटी बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो उस केस में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी इस्टेब्लिशमेंट इफ एम्प्लॉयज आर गेटिंग बेनिफिट नॉट लेस फेवरेबल। यानी वही बात है, अगर वो पहले से कोई बेटर ग्रेट्युटी बेनिफिट ले रहा है तो उस केस में एग्जेम्पशन हो सकता है, ये माइंड में रखना है। पेनाल्टी देखिए, अगर फेल्योर टू पे ग्रेट्युटी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और 20,000 का फाइन हो सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट के लिए 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन हो सकता है। कंट्रावेंशन ऑफ रूल्स के लिए फाइन अप टू 10,000, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखिए, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स को लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन में, इसमें क्या कोर्ट ने ऑर्डर किया था? ग्रेट्युटी के जो ग्रेट्युटी है ना ये रिवार्ड है, चैरिटी नहीं है। क्या है ये? रिवार्ड है, चैरिटी नहीं है, आपको माइंड में रखना है। इंडियन ह्यूम पाइप को लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन में क्या कोर्ट ने ऑर्डर किया था? ग्रेट्युटी इंश्योर सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, ठीक है। बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में क्या हुआ था? जो ग्रेट्युटी है ना इसको स्टेचुरी राइट बताया था, नॉट सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन। ये एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशन नहीं है, ये क्या है? स्टेचुरी राइट है, आपको माइंड में रखना है इस चीज़ को। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2010 में ना, जो सीलिंग था ना वो 3.5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। 2018 में इसको 20 लाख कर दिया गया है। और 2021 में क्या हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा इसको सीलिंग को चेंज कर सकती है। नोटिफिकेशन, मियर नोटिफिकेशन वाली, नो नीड टू चेंज द लॉ, सिर्फ नोटिफिकेशन के द्वारा ही सीलिंग को इंक्रीज कर सकती है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। एक राजेश वर्क इन ए स्टील प्लांट 15 ईयर्स 8 मंथ, हिज लॉस ड्रॉन सैलरी इतना है, तो ग्रेट्युटी आपको निकालना है तो 15 से इंटू करना है, लॉस ड्रॉन सैलरी से इंटू कर देंगे। और देखिए 15 ईयर्स और 8 मंथ है तो 6 मंथ के बाद जो भी होता है उसको 1 ईयर उसको ऐड कर लेते हैं, तो 15 + 1 16 हो जाएगा। 16 से इंटू किया और 26 से डिवाइड कर दिया तो हमारा ये ग्रेट्युटी हो जाएगा। तो 20 लाख तो टैक्स फ्री रहेगा। इसके बाद क्या होगा? जो इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा इसमें से वो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स ट्रीटमेंट देखिए, 20 लाख तक टैक्स फ्री है, इसके बयान उस पर टैक्स लगेगा। देखिए ईयर ऑफ इनएक्टमेंट 1972, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 16 सितंबर 1972, अप्लीकेबल टू इस्टेब्लिशमेंट विथ, अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लीकेबल होगा। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, फॉर्मूला हमें देख लिया था, 15 इंटू सैलरी इंटू ईयर्स बाई 26। सीलिंग क्या है? 20 लाख है। इंटरेस्ट ऑन डिले, सिंपल इंटरेस्ट। फॉरफीचर, मिसकंडक्ट होगा और मोरल टर्पीड होगा तो उसमें फॉरफीट किया जा सकता है। अथॉरिटी क्या है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अपील पीरियड क्या है? 16 डेज है। टैक्स फ्री लिमिट क्या है? 20 लाख है। अब देखिए कुछ इसमें हम MCQ को सॉल्व कर ले रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा आपका पूरा ये रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से। अंडर द PG एक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ए शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट फॉर अप्लीकेबिलिटी, यानी अप्लीकेबिलिटी के लिए जो PG एक्ट के अप्लीकेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। ये कब फोर्स में आया? 16 सितंबर 1972 में ये फोर्स में है PG एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है PG एक्ट का? प्रोवाइड ग्रेट्युटी एज ए मैंडेटरी मोनेटरी बेनिफिट फॉर लॉन्ग सर्विस। मोनेटरी बेनिफिट फॉर लॉन्ग सर्विस, प्रोवाइड ग्रेट्युटी एज ए मोनेटरी बेनिफिट फॉर लॉन्ग सर्विस, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेज। किसको डेफिनेशन ऑफ वेज में इंक्लूड नहीं किया गया? बेसिक पे तो किया गया है, ये भी डियरेंस अलाउंस भी किया गया है। कमीशन ये नहीं, इसको नहीं, सी को कमीशन लिंक टू प्रोडक्शन, ये इसको इंक्लूड नहीं किया गया। बेसिक और DA को बस। एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेट्युटी आफ्टर कंप्लीटिंग कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ, कितने साल के बाद? कंटिन्यूअस सर्विस के बाद वो एलिजिबल हो जाता है?
5 साल, ये आपको माइंड में रखना है। द 5 ईयर एलिजिबिलिटी कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, किस केस में 5 साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहता है? डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय डेथ हो जाता है तो उस केस में जो 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस का कंडीशन है वो एलिजिबल नहीं होता है, अप्लीकेबल नहीं होता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेट्युटी 15 डे लॉस ड्रॉन वेजेज ईयर ऑफ सर्विस, इसको 26 से डिवाइड करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। 26 से क्यों डिवाइड करते हैं कि एक मंथ में 36 दिन मान के चलते हैं अगर हम, तो 4 संडे होता है, तो 4 संडे को माइनस कर दीजिए, 26 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेट्युटी क्या है? 20 लाख है, सीलिंग इसका 20 लाख है। इन ए सीजनल इस्टेब्लिशमेंट ग्रेट्युटी इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ, किस रेट पे इसको कैलकुलेट किया जाता है? 7 डे वेज को, 7 डे वेज पर सेशन इन ए सीजनल इस्टेब्लिशमेंट। आपको याद रखना है सीजनल इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। एन एम्प्लॉय, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन एम्प्लॉय मस्ट मेक ए नॉमिनेशन विद इन 30 डेज आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस, 30 डेज के अंदर आपको नॉमिनेशन कर लेना है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एम्प्लॉय मस्ट पे ग्रेट्युटी विथ इन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स ड्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एम्प्लॉय डिले पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड पीरियड, ही मस्ट पे, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिलेड अमाउंट। अगर वो डिले करता है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी में ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिलेड अमाउंट पे, ये आपको याद रखना है। ग्रेट्युटी में बी फॉरफिटेड, मिसकंडक्ट कॉजिंग डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, मिसकंडक्ट कॉजिंग डैमेज टू, इस केस में क्या किया जा सकता है? ग्रेट्युटी को फॉरफिट किया जा सकता है, आपको माइंड में रखना है। The PG Act does not apply to establishment where employees are covered under the better gratuity scheme by another act, award or contract. This is under सेक्शन 5 में ये बात की गई है कि अगर उसको बेटर ग्रेट्युटी स्कीम पहले से प्रोवाइड है तो वो ये अप्लाई नहीं होगा, जो एक्ट है PG एक्ट। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द PG एक्ट इज अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द अमाउंट ड्यू अंडर द PG एक्ट इफ अनपेड में बी रिकवर्ड एज, देखिए इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। कैसे रिकवर किया जाएगा अनपेड को? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू अवॉइड ग्रेट्युटी पेमेंट इज अप टू 6 मंथ, कितना है? 6 मंथ और फाइन है। इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ ग्रेट्युटी एन एम्प्लॉयर कैन फॉरफिट द ग्रेट्युटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड, वनी इफ द टर्मिनेशन वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस कॉजिंग लॉस ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। एम्प्लॉयर्स राइट टू फॉरफीचर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज तक ही आप उसको फॉरफिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेट्युटी लॉस ड्रॉन वेज मीन्स, बेसिक पेमेंट और DA को मिला के क्या बनता है? लॉस ड्रॉन वेज बनता है। मिसलेनियस देखिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द PG एक्ट सीलिंग 20 लाख बिकम अप्लीकेबल विथ अमेंडमेंट इन विच ईयर, 2018 से ये अप्लीकेबल है। कंटिन्यूअस सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ले ऑफ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वर्क, ले ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क, इस केस में क्या होगा? उसको काउंट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सर्विस में। In case of an employee, nomination become ineffective and nominee cannot receive gratuity if
इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉमिनी इज ए नॉन फैमिली मेम्बर दो एम्प्लॉय हैड ए फैमिली। फैमिली नॉन फैमिली मेम्बर नॉमिनी है और एम्प्लॉय के पास क्या है, फैमिली है। उस केस में ये क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। फॉर फीचर ऑफ ग्रेट्युटी इज वैलिड इफ द एम्प्लॉय इज टर्मिनेटेड फॉर ए ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। कब फॉरफियूज किया जा सकता है ग्रेट्युटी को, जब मोरल टर्पिट्यूड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द एक्ट ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड क्वालिफाई फॉर फीचर। ठीक है, क्वेश्चन 24 देखिए, द एक्ट empower द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ग्रेट्युटी सीलिंग बाय नोटिफिकेशन। ट्रू और फॉल्स, ट्रूथ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज यूज फॉर एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। फॉर्म आई को अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन 26 देखिए, इफ एम्प्लॉयर ऑब्टेन प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर डिले पेमेंट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन डिले ग्रेट्युटी। नो, इफ परमिशन इज ऑब्टेन, उस केस में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पहले परमिशन ले लिया है तो उस केस में जो डिलेड ग्रेट्युटी है ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये आपको माइंड में रखना है। द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रू और फॉल्स, सही है, बात सही है। इफ़ एम्प्लॉय रिजाइन आफ्टर 4.5 साल में अगर वो रिजाइन कर देता है तो इज ही एलिजिबल फॉर ग्रेट्युटी। नो, क्योंकि 5 साल नहीं किया है सर्विस। द ग्रेट्युटी पेएबल is tax free up to the ceiling of 20 lakh under which section of the income tax act? Section 10 subsection 10. Question 30 देखिए, in case of seasonal establishment the season means period of not defined, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू।